नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल नारायण ज्योतिष समाधान पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरी पिछली कड़ी जिसमें कि मैं कुंडली यानी ज्योतिषीय आधार पर किसी रोग की संभावना के बारे में चर्चा कर रहा था। इसके पहले के 2 वीडियो में मैं लग्न कुंडली के आधार पर जो सुदर्शन कुंडली होती है उसका और उसके बाद कालपुरुष की कुंडली का मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब कालपुरुष की कुंडली के बाद जो अगली कुंडली आती है मुख्य रूप से वह देखी जाती है दृष्टांत कुंडली। वैसे किसी भी ज्योतिषीय आकलन में दृष्टांत कुंडली से पहले नवमांश कुंडली को भी हम मुख्यतः लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज दृष्टांत कुंडली को पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दृष्टांत कुंडली बताती है कि हमारे जीवन में संघर्ष किस क्षेत्र में रहेगा और जो हमारा पराक्रम है या हमारा संघर्ष है उसमें हम कितने सफल या असफल रहेंगे। वो संघर्ष हमारे लिए पीड़ादायक होगा या हमारे लिए सुखमय होगा। तो जब बात रोगों की हो रही है तो निश्चित रूप से जब रोग होते हैं तो हमें मानसिक पीड़ा अवश्य होती है। इसके अलावा शारीरिक कष्ट भी होता है। तो मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और इसके बाद जो रोग के भाव हैं, इन तीनों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तब हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि हमारा ये जो संघर्ष है वो रोग को लेकर है या यह संघर्ष हमारे जीवन की किसी अन्य आयाम को। हमारा शरीर रोगग्रस्त होगा तो हमारा लग्न का स्वामी यानी लग्नेश भी पीड़ित होना चाहिए, और यदि हमारा मानसिक रूप से हम कष्ट में जूझ रहे हैं तो हमारा चंद्र भी पीड़ित होना चाहिए। तो चंद्रमा वैसे भी हमारे शरीर के जो जलीय भाग है, यानी हमारे शरीर में 70% से अधिक जल है, जिसमें कि इस जल तत्व को 2 ग्रह मिलकर कंट्रोल करते हैं, एक शुक्र है और एक चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे शरीर के उन जलीय भागों को या उन जल तत्वों को निरूपित करता है जहाँ पर कि जल में जो हमारी पौष्टिकता है वो प्रचुर मात्रा में हो, यानी जहाँ पर हमारे मिनरल्स होते हैं, जहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो ब्लड हमारे न्यूट्रिएंट्स को फ्लो करते हैं, उन सब के बारे में बात करता है तो चंद्रमा। जब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र बात करता है हमारे उन अंगों की जहाँ पर हमारे रक्त का शोधन होता है। हमारे शरीर और हमारे विवेक का जो शोधन है उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे जो शरीर में है वो शुक्र से है। शुक्र इसीलिए किडनी को कंट्रोल करता है क्योंकि किडनी ही हमारे रक्त के शोधन का मुख्य भाग है। शुक्र ही हमारे नेत्रों को कंट्रोल करता है क्योंकि नेत्रों के जरिए ही हम जो दुनिया से ग्रहण करते हैं उसको हम फिल्टर कर पाते हैं। हम देखना क्या चाहते हैं वो भी हमें शुक्र ही दर्शाता है। इस तरह से जब हम जल की बात करें या शरीर के रोग की बात करें तो चंद्रमा, और शरीर के कष्ट की बात करें तो लग्नेश, और इसके बाद बारी आती है कि जो हमारी लग्न कुंडली है उस कुंडली में जो 6, 8, 12 ये 3 भाव हमारे मुख्यतः रोग से संबंधित चीज़ों को दर्शाते हैं। 6ठा भाव सामान्य रोगों का या वो रोग जो लगभग अवश्यंभावी हैं लेकिन वो क्रिटिकल स्टेज में नहीं होते हैं। 8वां भाव हमारे क्रोनिक डिसीज़ को बताता है जो कि हमारे साथ लंबा चलती हैं, और 12वां भाव किसी कारणवश हमें बंधन में जाने का या अस्पताल पहुँचने का कारण होता है। तो यह जो कुंडली मैं आज ले रहा हूँ जिस पर देशकांत कुंडली की चर्चा करेंगे, यह लग्न कुंडली धनु राशि की है, और इसकी देशकांत कुंडली देखें तो देशकांत कुंडली भी धनु राशि की है। जब हम देशकांत कुंडली का अध्ययन करते हैं तो जो देशकांत कुंडली का लग्न है, यानी कि लग्न कुंडली के लग्न के अंश के आधार पर देशकांत कुंडली का लग्न निर्धारित होता है। तो यदि देशकांत कुंडली का लग्न प्रथम देशकांत में है तो जो ग्रह जिस हिसाब से हैं, यानी मान लिया कोई ग्रह प्रथम देशकांत में है तो वो शरीर के ऊपरी भागों का यानी गले से ऊपर, अगर द्वितीय देशकांत में है तो मध्य भाग का, और तृतीय देशकांत में है तो हमारी नाभि से नीचे के अंगों को या कह सकते हैं कमर से नीचे के अंगों को बताता है। अगर लग्न द्वितीय देशकांत में है तो जो ग्रह द्वितीय देशकांत में होंगे वो ऊपरी भाग को, और जो तृतीय देशकांत में होंगे वो मध्य भाग को, और जो प्रथम देशकांत है वो निचले भाग को निरूपित करेंगे। अगर लग्न देशकांत कुंडली का तृतीय देशकांत में है तो यहाँ पर तृतीय देशकांत वाले अंग जो है वो शरीर के ऊपर के भागों को बताएंगे। यानी कि देशकांत कुंडली के लग्न के देशकांत के आधार पर जो अन्य ग्रह हैं जिस देशकांत में जा रहे हैं वो ऊपरी, मध्य और निम्न भागों को निरूपित करते हैं। जब हम तत्वों की बात करेंगे तो हम उसके लिए त्रिमशांशा कुंडली में जाएंगे, जहाँ पर कि हम मुख्यतः जो हमारे पंच तत्व होते हैं उनकी पीड़ा के आधार पर समझते हैं कि ये समस्या किस क्षेत्र से है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो लग्न है वो धनु राशि का है और देशकांत कुंडली का लग्न भी धनु राशि का है। यहाँ पर देखें तो जो लग्न वर्गोत्तम है, यानी पराक्रम भाव जो देशकांत कुंडली का लग्न है और लग्न कुंडली का लग्न है वो दोनों वर्गोत्तम है। तो ये देशकांत कुंडली हमारे परिश्रम को बताती है क्योंकि ये पराक्रम भाव की कुंडली है।
तो इसका मतलब जातक संघर्ष करने की क्षमता रखता है, यानी लग्न वर्गोत्तम है तो। और संभवतः ये भी कह सकते हैं कि पराक्रम लंबा चलेगा। यहाँ पर छठे भाव में जो राशि आ रही है वो वृषभ राशि आ रही है, 8वें भाव में कर्क राशि आ रही है और 12वें भाव में वृश्चिक राशि आ रही है। यानी यहाँ पर जो छठा भाव है वो शुक्र से कंट्रोल हो रहा है। तो देशकांड कुंडली का छठा भाव जो रोग को बताता है, अब हमें देखना पड़ेगा कि इस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है और यह भाव का अधिपति कहाँ है और किसके साथ है। तो रोग भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि एकादश भाव में तुला राशि में राहु के साथ है और वहीं पर वो बुध भी है, यानी बुध और राहु के साथ शुक्र है। यहाँ पर शुक्र और राहु की युति भौतिक सुखों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन रोग की दृष्टि से ये किसी न किसी रोग का इशारा करती है, जो मुख्यतः हमारे शरीर के शोधन को लेकर होते हैं। शुक्र हमारे वीर्य और अंडाणु को भी कंट्रोल करता है। तो यानी वृषभ राशि का संपर्क इन क्षेत्रों से बता रहा है। शुक्र हमारे नेत्र भी हैं, तो नेत्र का भी संबंध हो सकता है। लेकिन क्योंकि राशि एकादश भाव में तुला है, तुला राशि हमारे नाभि के आसपास के क्षेत्रों को निरूपित करती है, जिसमें कि हमारे प्रजनन अंग, किडनी, पैनक्रियाज, लीवर, ये सब भाग आते हैं। तो और राहु का संबंध उस तुला राशि में जाना, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अक्ष 1 और 5 के बीच में बन रहा है। पंचम भाव को संतान का भाव कहा जाता है और वहाँ पर मेष राशि है जिसमें केतु हैं। तो पंचम राशि भी पीड़ित हो रही है लग्न कुंडली की, क्योंकि लग्नोत्तम है। तो यहाँ पर ये तो हो गया छठे भाव के स्वामी की स्थिति। यहाँ पर देखिए तो शुक्र जो है वह द्वितीय देशकांड में है। तो द्वितीय देशकांड का मतलब है ये शरीर के मध्य का भाग, यानी जो हमारा कटि प्रदेश है उसके थोड़ा सा नीचे से लेके गले के बीच का भाग इस क्षेत्र में आता है। अब हम बात करते हैं कि क्या अष्टम भाव का संबंध भी कहीं बन रहा है। तो अष्टम भाव में कर्क राशि है, वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। अष्टमेश चंद्रमा मंगल के साथ हैं। यहाँ पर मंगल द्वादशेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। तो चंद्रमा अष्टमेश होकर मंगल के साथ गए हैं और दशम भाव में गए हैं, जहाँ पर की जो राशि आ रही है वो कन्या राशि है। कन्या राशि अपने आप में कालपुरुष के रोग की राशि है, और कन्या राशि में चंद्रमा को पीड़ा महसूस होती है क्योंकि ये उनके शत्रु बुध की राशि है। तो चंद्रमा का शत्रु राशि में जाना, रोग राशि में जाना, अष्टमेश होकर द्वादशेश से युति करना, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। यानी ये बंधन है कहीं ना कहीं। अब ये बंधन रोग का होगा या किसी अन्य क्षेत्र का होगा, या हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ वहाँ पर जेल योग भी देखा जाता है, बंधन योग भी देखा जाता है, संन्यास योग भी देखा जाता है। तो किस क्षेत्र में ये बंधन होगा, इसके लिए जब हम त्रिमशांशा कुंडली में जाएंगे और नवमांश कुंडली में जाएंगे तो वहाँ पर हम क्षेत्रों को समझ पाएंगे। लेकिन यह बताता है कि पराक्रम भाव ये दर्शा रहा है कि जातक का संघर्ष रहेगा, किसी न किसी तरह से उसका संबंध छठे, 8वें और 12वें से बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो लग्नेश भी क्या पीड़ित है। तो लग्न धनु राशि का है, तो लग्नेश हुए गुरु, जो कि वक्री होकर शनि के साथ चतुर्थ भाव में है। अब शनि के साथ चतुर्थ भाव में जाने का मतलब है कि वहाँ पर मीन राशि आ रही है। मीन राशि गुरु की स्वयं की राशि है, लेकिन यह शनि के लिए, शनि को मीन राशि में ये कहा जाता है कि व्यक्ति को नींद बहुत अच्छी आती है, यानी कि उसको आराम बहुत करना पड़ेगा। और ये चंद्रमा जो है, ये जो मीन राशि है, इसी में गुरु हैं और इस पर यानी गुरु और शनि का संबंध बन रहा है। शनि रोग के कारक हैं। लग्नेश का शनि से संबंध और लग्न पर शनि की दृष्टि आ रही है। तो यानी लग्न पर शनि की दृष्टि जाना, लग्नेश का शनि से युद्ध होना, तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो जातक का संबंध, अब ये हो सकता है कि शनि और राहु का मतलब कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष दर्शा सकता है। लेकिन ये चौथा भाव घर का होता है, तो यहाँ पर यह संभवता है कि घरेलू मामलों में, ये मातृत्व सुख का भी है, तो मातृत्व सुख के मामले में, ये हमारे व्हीकल्स का, होम का है, उसके मामले में कहीं ना कहीं लग्नेश को संघर्ष करना पड़ेगा और वहाँ पर उतार चढ़ाव काफ़ी होंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह वक्री हैं। अब हम बात करें तो अष्टमेश का संबंध भी क्या बन रहा है। तो अष्टमेश चंद्रमा स्वयं लग्नेश को देख रहे हैं, अष्टमेश शनि को भी देख रहे हैं जो रोग के कारक हैं, और शनि यहाँ पराक्रम भाव यानी कि तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। तो यानी पराक्रम भाव से पे भी हमारे द्वादशेश मंगल की भी दृष्टि है, अष्टमेश चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो पुनः यह दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं 6, 8, 12 का संबंध बन रहा है। चंद्रमा भी पीड़ित है, एक तो स्वयं अष्टमेश है, ऊपर से वो द्वादशेश से युक्त है। और अगर हम देखिए तो क्या चंद्रमा पापकर्तरी में है, तो यहाँ पर राहु जो है चंद्रमा के अगले भाव में है। चंद्रमा यहाँ पर तृतीय देशकान में है। तो तृतीय देशकान का मतलब हुआ कि चंद्रमा से संबंधित जो भाग होगा वो हमारे शरीर के नीचे के अंगों का होगा। लेकिन हमें जब रोग को देखना है तो हमें छठे भाव को देखना पड़ेगा, क्योंकि रोग की जड़ छठे भाव में होती है।
रोग की परिणत 8वें भाव में है और रोग से जीतने के लिए जो संघर्ष होता है वो 12वें भाव में है। तो छठे भाव का शुक्र द्वितीय देशकान में जो मध्य भाग दिखा रहा है, शुक्र का क्षेत्र। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि जो छठे भाव की राशि वृष है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब को, अगर हम प्रोजनी की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब को वो दर्शाती है, हमारे जो मेंस्ट्रुएशंस हैं उनको दर्शाती है, खाने पीने को दर्शाती है, हमारी वो आइज़ और हमारे जो नेत्र हैं उनको दर्शाती है, हमारे मुंह यानी जो चेहरे पे जितने अंग हैं उनको भी वृष राशि दर्शाती है। तो यहाँ पर अगर हम वृष राशि का तुला राशि से संबंध देखें तो यहाँ पर जो संबंध जा रहा है वो कहीं ना कहीं किडनी, लीवर, यूटेरस जो कि शुक्र के क्षेत्र हैं, मुख्यतः नाभि के नीचे तो मुख्य वो हैं किडनी और यूटेरस, जिसे हम गर्भाशय भी बोलते हैं, क्योंकि गर्भाशय का संबंध भी कहीं ना कहीं है। अब यह जातिका अगर हम देखें तो ये कंसेप्शन के प्रॉब्लम से पीड़ित है, इनको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, इनको अभी IVF की तरफ जाना पड़ा है। काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी इलाज के बाद भी इन्हें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो ये दर्शा रहा है कि तृतीय देशकान में चंद्रमा का जाना, द्वितीय देशकान में शुक्र का जाना, शुक्र का राहु केतु से जोड़ बनना। ध्यान रहे कि जब हम किसी भी परेशानी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान राहु केतु एक्सिस पर जाना चाहिए, और उनसे जो ग्रह जुड़ रहे हैं, बुध फेलोपियन ट्यूब को भी दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है जातिका को वो कंसेप्शन से लेके है, तो वो हो सकता है फेलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉपरली कंसेप्शन नहीं हो पा रहा हो। जो भी है, क्योंकि इस बारे में अभी हमने उनसे चर्चा नहीं की है और ना उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया है, लेकिन यहाँ तक ये बात आई है कि उनको IVF के लिए जाना पड़ा है। अब जब हमने दृष्टांत कुंडली को देख लिया तो इस आधार पर हमें ये थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि वृषभ राशि पीड़ित है, तुला राशि पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, और इन सबको पीड़ित कर रहे हैं मंगल और शनि। मंगल यहाँ पर द्वादशेष हैं, तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति या यह जातक बंधन में रहेगा चंद्रमा को लेके, गुरु को लेके, यानी लग्नेश चंद्रमा एक साथ पीड़ित हो रहे हैं, यानी शरीर पर ये प्रभाव दिखाने की पूरी संभावना है। ध्यान रहे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे ज्योतिषीय आकलन में कहीं पर भी किसी रोग विशेष की चर्चा कहीं नहीं की गई है। वहाँ पर तत्वों की चर्चा की गई है कि हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, वो किन किन ग्रहों से निरूपित होते हैं, और यदि वह ग्रह पीड़ित हैं तो कौन सा तत्व हमारा पीड़ित होगा। तो यहाँ पर जल तत्व के चंद्रमा भी पीड़ित हो रहे हैं और जल तत्व के शुक्र भी पीड़ित हो रहे हैं। उनको पीड़ित कर रहे हैं वायु तत्व के ग्रह राहु, पृथ्वी तत्व के ग्रह बुध और अग्नि तत्व के ग्रह मंगल। तो यहाँ पर तत्वतः देखें तो कई ग्रह पीड़ित हैं। अब यहाँ पर अगर हम गुरु की बात करें, गुरु लग्नेश हैं, अगर हम गुरु को लग्नेश ना मान के केवल गुरु के तत्व की बात करें तो गुरु आकाश तत्व को यानी ग्रोथ को बताते हैं। हमारे शरीर में जो भी चीज़ें ग्रो करती हैं, हमारी बॉडी का बच्चे से जवान होना, बुढ़ापा होना, सेल्स का बढ़ना, यहाँ तक कि जो रोग के यानी कैंसर वगैरह के सेल होते हैं उनका भी बढ़ना, ये सब गुरु के ही क्षेत्र में आता है। और बच्चे का गर्भ के अंदर निषेचन के बाद आगे बढ़ना, यह भी गुरु का ही क्षेत्र होता है। तो कहीं ना कहीं गुरु भी पीड़ित हो रहे हैं, चंद्रमा से पीड़ित हो रहे हैं। अगर हम बात करें राहु की, तो राहु एकादश भाव में है, 2-12 की दृष्टि से वो चंद्रमा पर भी प्रभाव डालेंगे और द्वादश भाव पर भी प्रभाव डालेंगे। तो इस तरह से जो दृष्टांत कुंडली है वो हमें बताती है कि क्या हमारा संघर्ष, अगर लग्नेश भी दृष्टांत कुंडली में पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है, और यदि आपका इन सब के साथ संबंध छठे और 8वें से बन रहा है तो हो सकता है यह रोग आपका लंबा खींचे। अगर 12वें से बन रहा है तो आपको अस्पताल की शरण भी लेनी पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि IVF के मामले में आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कई हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, आपको एडमिट होना पड़ता है, बार बार आपको प्रिकॉशनरी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। यानी जातक का जो जीवन है कहीं ना कहीं वो बंधन में है, क्योंकि मंगल चंद्रमा को और लग्नेश गुरु दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए तो अष्टम जो वृश्चिक राशि है द्वादश भाव में, उसके दूसरे स्वामी केतु भी होते हैं, और केतु स्वयं अग्नि तत्व की राशि में गए हैं पंचम भाव में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे को लेके पंचम भाव को लेके, पंचम भाव प्रेमी प्रेमिका का भी है, यानी अगर हो सकता है कि किसी प्रेम के संघर्ष में हो, लेकिन क्योंकि यहाँ लग्नेश और चंद्रमा दोनों एक साथ पीड़ित हो रहे हैं तो यह दर्शाता है कि ये शरीर की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। पंचम भाव संतान का है, तो यहाँ पर वृषभ राशि हमारे जो, और वृषभ राशि, शुक्र राशि, तुला राशि, पंचम भाव, इन सब को अगर हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रखें और इनके मल्टीपल ऑप्शंस को ट्राई करें तो यहाँ पर जो सबसे अधिक संभावना बनती है वो संतान संबंधी प्रॉब्लम को ज़्यादा दर्शा रही है।
इस तरह से हमने दृष्टांत कुंडली से आज समझने का प्रयास किया कि दृष्टांत कुंडली में किसी ग्रह का किसी दृष्टांत में जाना, प्रथम द्वितीय तृतीय दृष्टांत में जाना, वो दृष्टांत का लग्न कुंडली में और दृष्टांत कुंडली में जो लग्न है उसके दृष्टांत से संबंध बनना, उसके आधार पर हम संभावनाओं को समझ पाते हैं कि हमारा कौन सा अंग विशेष पीड़ित होगा। यानी अभी तक हम केवल शरीर के भाग विशेष तक पहुँचे हैं जब हम दृष्टांत कुंडली पर पहुँचे हैं। अगर हम किसी अंग विशेष के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर संतान संबंधी समस्या है, अब संतान संबंधी समस्या फेलोपियन ट्यूब की है, ओवरी की है, या किसी अन्य भाग की है, या हो सकता है जो इम्पोटेंसी होती है यानी अंडाशय का ना बनना, स्पर्म का ना बनना, ये जो है तो इनके विभिन्न विभिन्न अंग हैं जो कि हमें नक्षत्रों के आधार पर नियंत्रित होते हैं। तो जब हम त्रिमशांसा कुंडली तक पहुँचेंगे उसके बाद एक और बीच की कुंडली आती है D27 चंद्रांशा कुंडली। वहाँ पर नक्षत्रों का सूक्ष्म विभाजन होता है। वहाँ पर जो 6, 8 और 12 के स्वामी जिस भाग विशेष में गए हैं उसके आधार पर यह समझा जाता है कि कौन सा आपका अंग विशेष पीड़ित होगा। यानी ओवरी पीड़ित होगी, यूटेरस पीड़ित होगा, आपका फेलोपियन ट्यूब में दिक्कत होगी, आपके किसी अन्य पार्ट में जो कि इन चीज़ों को बनाते हैं, फिल्ट्रेशन में दिक्कत होगी, फ्लो में दिक्कत होगी, ग्रोथ में दिक्कत होगी। इन सब को हम त्रिमशांसा कुंडली और D27 से समझेंगे। तो आज तक का विषय मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आशा है आपको ये दृष्टांत कुंडली का संबंध लग्न कुंडली से समझ में आया होगा। आगे हम इसके बाद चर्चा करेंगे नवमांस कुंडली की, क्योंकि जब जैसे से हम आगे बढ़ते हैं तो नवमांस कुंडली को पराशर होरा शास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है लग्न कुंडली के बाद। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि कहीं पर आपको लग रहा हो कि मामला स्पष्ट नहीं हो रहा है आपको, तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके भी शरीर में किसी रोग विशेष की संभावना पर कुछ आकलन किया जाए तो आप अपना जन्म का विवरण भेज सकते हैं। ध्यान रहे ये संभावनाओं का है, लेकिन इस संभावनाओं से आप जो चिकित्सीय खर्च हैं, चिकित्सा में जो भाग दौड़ है, उससे आप बच सकते हैं। जैसे कि इस जातक ने काफ़ी समय तक संघर्ष किया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब कई अटेम्प्ट फेल होने के बाद उन्होंने लास्ट में डॉक्टर को मेडिकल चेकअप कराया, तब उनको जाकर पता लगा कि जो प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके लिए काफ़ी संघर्ष है और उसके लिए काफ़ी लंबा इलाज चलेगा। यानी कि जो जातक की उम्र है उसको देखते हुए उतना लंबा इलाज करवाने तक हो सकता है कि जो हमारी प्रजनन क्षमता है उसके दूसरे आयाम बाधित होने लगें। तो इसलिए IVF को सजेस्ट किया जाता है। जैसे एक सर्टेन एज के बाद आप कंसेप्शन के लायक, विशेषकर महिलाओं के साथ दिक्कत होती है क्योंकि उनके ही शरीर में बच्चे की ग्रोथ होती है। तो ये आधार से यानी इस ज्योतिषीय आकलन से आप अपनी जो आकलन है या जो कह सकते हैं संभावना है उसको सूक्ष्मता तक ले जा सकते हैं और फिर उसी आधार पर आप चिकित्सीय परामर्श लेकर जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली कड़ी में। नवमांस कुंडली का आकलन इन दृष्टांत कुंडली, लग्न कुंडली के सम्मिलित रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रोग या कौन सा तत्व, कौन सा अंग हमारा पीड़ित होगा। तो आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।